गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल कर रहे थे ना। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, आओ उस पर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये बाबू मान लो आपका एक इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, आपने इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ बीटा दिया गया है। यहाँ पर आप एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, और ये जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है जिससे आप इसको फेंक रहे हैं वो u है, और ये एंगल थीटा है। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन बीटा है। आपने यहाँ पर एक बॉल को फेंका किसी u वेलोसिटी से और किसी थीटा एंगल पर, है ना। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्टाइल जाएगा और यहाँ पर गिरेगा। ठीक है। तो आपको बताना है कि आप ये थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा ताकि प्रोजेक्टाइल lands on the inclined plane, on the inclined plane perpendicularly, परपेंडिकुलरली मतलब जो प्रोजेक्टाइल यहाँ लैंड कर रहा है तो ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा यहाँ पे, ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, दिस वेलोसिटी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड। ठीक है। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है, उसको भी करेंगे। पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है ना। उसी इंक्लाइन प्लेन पे आप किसी यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। तो वापस जब प्रोजेक्टाइल आकर इस इंक्लाइन प्लेन पे लैंड करेगा तो वो परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। क्या कर रहा है? परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। हम आपको हमेशा बताए हैं कि आप पहले क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। एक्स का डेटा अलग और वाई का डेटा अलग। और मैंने आपको ये भी बताया है कि इस बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे लेना है। एक्स एक्सिस विल बी अलोंग द इंक्लाइंड एंड वाई एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड। तो आपका यू एक्स कितना हो जाएगा? यू एक्स विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा। और यू वाई कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा, है ना। यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। ठीक है। ए एक्स कितना हो जाएगा? है ना, देखो ना, इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल पर है तो वो यू कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर यू साइन थीटा हो जाएगा। ए एक्स कितना होगा? ये भी हम आपको बता चुके हैं कि आपको अपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी दो कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ठीक है, तो ये जी है तो ये भी बीटा होगा, तो ये हो जाएगा जी कॉस बीटा और ये हो जाएगा जी साइन बीटा। ये पॉजिटिव एक्स है और ये पॉजिटिव वाई है। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव ही है, तो ये हो जाएगा माइनस जी साइन बीटा और ए वाई हो जाएगा माइनस ऑफ जी कॉस बीटा। टाइम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया है कि ये प्रोजेक्टाइल जब आकर ऐसे गिरता है तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम इस पॉइंट पर नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट पर वी एक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा।
अगर कोई चीज़ सिर्फ परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हिट कर रहा है, इसका मतलब अलोंग द इंक्लाइन उसके वेलोसिटी का कंपोनेंट या वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर टाइम कितना होगा, टाइम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी करेंगे। मैक्सिमम हाइट पर वी वाई ज़ीरो होगा, यू वाई हो जाएगा आपका यू साइन थीटा, और जी वाई है माइनस जी कॉस बीटा इंटू टाइम। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी कॉस बीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट इसी का डबल होता है, तो वो हो जाएगा टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। एक इक्वेशन ये आ गया, है ना। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होता है, तो वी वाई को ज़ीरो करके यहाँ से आधा तक का टाइम निकाल लिया, फिर इसको डबल कर देंगे, है ना। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा ही है। मैंने आपको बताया था कि इस बार आपका ग्राउंड इस लेवल का है, तो इस लेवल से चालू हुआ और इसी लेवल पर गिरा है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा है। लेकिन आप इसके लिए वो फॉर्मूलेज इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आपने पहले डिराइव किए थे, क्योंकि वो सब इस्तेमाल होते थे जब आपका जो ग्राउंड था वो हॉरिजॉन्टल होता था, है ना। ये सब बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। जो बच्चे वीडियोस नहीं देखे हैं, वीडियोस देखिए, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वी एक्स को ज़ीरो करना है। तो हम लोग वी एक्स को यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी कर सकते हैं। वी एक्स तो ज़ीरो है, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, ए एक्स कितना है, माइनस ऑफ जी साइन बीटा, और टाइम कितना है, टू यू साइन थीटा बाई जी कॉस बीटा। तो जी से जी कट गया। हम यहाँ से ज़ीरो इज इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस, इसको कैसे कर सकते हैं, साइन बीटा बाई कॉस बीटा, तो टैन बीटा हो जाएगा, और इंटू टू यू साइन थीटा बचेगा। इसको इधर ले आओ, तो टू यू साइन थीटा इंटू टैन बीटा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा है। ये यू से यू भी कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो टू टैन बीटा विल बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा विल बी कॉट थीटा। तो यहाँ से आपको थीटा ही तो निकालना है, तो थीटा विल बी इक्वल टू कॉट इनवर्स टू टैन बीटा। ये आपका आंसर आ जाए, है ना। मतलब अगर आप क्योंकि ये बीटा गिवन था, ये बीटा आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, और ये कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप इसी के टर्म्स में आंसर निकालेंगे। अगर आप अपने प्रोजेक्टाइल को इतने वेलोसिटी से फायर करते हो, तो वो एग्जैक्टली इंक्लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलरली हिट करेगा, है ना। एक बार देख लो, सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है, बस वी एक्स को ज़ीरो कर देना है। देख लो एक बार। ठीक है, ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। इस बार आप कितने एंगल पर इसको फेंकेंगे, ताकि जब ये इंक्लाइन प्लेन पे हिट करे तो इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल रहे, है ना। तो इसका डायग्राम भी कुछ बनाना पड़ेगा आपको। ऐसा कुछ है, ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है, ये किसी u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है किसी थीटा एंगल पर,
है ना, सारा क्वेश्चन सेम है, लेकिन इस बार आप इसको कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे ताकि जब ये इंक्लाइन को दोबारा हिट करे तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, ये हॉरिजॉन्टल हो जाए ऐसा, ऐसा। ठीक है, तो फिर आप समझ सकते हो कि आप इसके दो कंपोनेंट ले सकते हो। ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल भी बीटा होगा। तो इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक इधर आ जाएगा और एक इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा ऐसे। दिस विल मान लेते हैं v है, दिस विल बी v cos बीटा एंड दिस विल बी v sin बीटा, है ना, इस तरीके की बात होगी। तो क्या तुम अब ये थीटा निकाल सकते हो? थोड़ा ट्राई करो, 1 मिनट, कैसे करोगे, ट्राई करो। हेलो हेलो हेलो। एक्स और वाई तो सारा यही रहेगा, है ना, एक्स और वाई तो आपका यही रहेगा सारा। आप एक काम करो, यहाँ पे वी एक्स और वी वाई निकाल लो, है ना, वी एक्स और वी वाई निकाल लो, है ना। वी एक्स निकाल लोगे तो वो वी कॉस बीटा के बराबर होगा, और वी वाई निकाल लोगे तो वो वी साइन बीटा के बराबर होगा डाउनवर्ड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे बाबू तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो इतना ही आएगा, यू वाई यही रहेगा, ए वाई भी यही रहेगा, यू वाई रहेगा, ए वाई यही रहेगा, टी, और वी वाई तो वर्टिकल हाइट पे 0 होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपका यही आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाई बी। तो वी एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स यू एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, ए एक्स किसके बराबर है, माइनस जी साइन बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। तो जी से जी कट जाएगा, ये u कॉस थीटा माइनस 2u साइन थीटा इंटू टैन बीटा है। ठीक है, और इसी तरीके से तुम वी वाई भी निकाल सकते हो, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कितना है, यू वाई इज यू साइन थीटा, और ये है माइनस जी कॉस बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। तो ये पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा, दिस विल बी माइनस ऑफ u साइन थीटा। u साइन थीटा में से माइनस 2u साइन थीटा हो जाएगा, तो ये यहाँ से माइनस u साइन थीटा बचेगा। तो वी वाई आपको पता चल गया और आपको वी एक्स पता चल गया। तो वी एक्स जो है वो आपका वी कॉस बीटा है, और जो वी वाई है ये आप इसको माइनस वी साइन बीटा लिख सकते हो, क्योंकि ये नीचे डायरेक्शन में ना, आप इस डायरेक्शन को x और इस डायरेक्शन को y मान रहे हो, तो ये तो इसी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नीचे है। तो यहाँ से वी वाई कितना है, वी वाई हो गया आपका वी साइन बीटा, ये बराबर है u साइन थीटा के। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ जाएगा, और दूसरा इक्वेशन आप यहाँ से लिख सकते हो वी एक्स, दिस विल बी u cos थीटा माइनस 2u साइन थीटा इंटू टैन बीटा, दिस विल बी इक्वल टू
वी एक्स है आपका वी कॉस बीटा, है ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो आपके पास दो इक्वेशन है, ये भी, यहाँ पे भी v पता नहीं है, यहाँ पे भी थीटा पता नहीं है, बाकी u पता है, साइन बीटा पता है, यहाँ पे भी v और u है, तो आपके पास टू इक्वेशंस हैं इन v एंड थीटा। इसको सॉल्व कर लो और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, आराम से सॉल्व कर लो। अरे यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, तो v की वैल्यू क्या लिखोगे, u बाई साइन थीटा बाई साइन बीटा, इसमें डाल दो तो पहले आपका v मिल जाएगा, और उसके बाद किसी भी एक इक्वेशन में डाल दोगे तो आपका थीटा मिल जाएगा, है ना। आप आराम से इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने जनरली देखे हैं, हर टेक्स्ट बुक्स में हैं, है ना, और एग्जाम्स वगैरह में भी आते रहते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे किस डायरेक्शन में आप प्रोजेक्टाइल को हिट कीजिएगा, ताकि जब वो वापस आकर इंक्लाइन प्लेन पर गिरे तो वो परपेंडिकुलर गिरे या फिर हॉरिजॉन्टल गिरे, है ना। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, इसमें भी वी एक्स वी वाई निकाल लो, है ना। देखो ना, अगर हॉरिजॉन्टल जाएगा तो ये बीटा होगा, तो ये बीटा होगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक वी कॉस बीटा, एक वी साइन बीटा। तो वी, ये वी एक्स है, ये वी वाई है, वी एक्स और वी वाई अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन से निकाल लो, उनको इनके बराबर इक्वेट कर दो, तो आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन आएंगे, आप आराम से कर सकते हो, है ना। बहुत ईजी है वो, है ना, इसको आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू लिखोगे u साइन थीटा बाई साइन बीटा, और यहाँ पे डाल दो तो सारा इक्वेशन थीटा के टर्म में आ जाएगा, आपका थीटा निकल जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये सब ना कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आपको लगता है बच्चों को सर बहुत डिफिकल्ट है, अरे डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ मैंने वैल्यूज नहीं लिए, यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स लिया है, थीटा बीटा ऐसा। क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो हो सकता है कि ये 30 डिग्री दे दे, ये 60 डिग्री दे दे, ये वेलोसिटी कुछ 20-30 मीटर पर सेकंड दे दे, तो ये सब नंबर्स के फॉर्म में आएंगे, तो आपको लगेगा कि बड़ा इजी है, दो इक्वेशन रहेंगे, दो अननोन रहेंगे, आप बचपन से दो इक्वेशन के दो अननोन्स को सॉल्व करते आए हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, है ना, कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। बस अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बाबू। चलो, अब देखो, अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है, ये बात नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन उसमें रिलेटिव मोशंस का यूज़ होगा। तो अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ लेंगे, रिलेटिव मोशन। जब रिलेटिव मोशन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम लोग एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन पर लौट कर आएंगे और इन पर रिलेटिव प्रोजेक्टाइल्स जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। चलो, तो अब हमारा टॉपिक है रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन। देखो ये क्या है, पूरे चैप्टर में तो सर मोशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, रिलेटिव मोशन क्या है। देखो, रिलेटिव मोशन की ज़रूरत आपको तब पड़ती है, अभी तक जब आप मोशन पढ़ते थे तो आप सारे चीज़ों को ग्राउंड पर खड़े होकर देखा करते थे, है ना। मतलब आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जहाँ पर खड़े होकर, जिस चीज़ पर खड़े होकर, जिस चीज़ पर बैठकर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो जब नॉर्मली कोई चीज़ नहीं मेंशन रहता है तो सारी चीज़ें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती है, जैसे आप बोलते थे कि अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब आप उस बॉडी को चलते हुए देख रहे हैं ग्राउंड पर ऐसे स्टेशनरी खड़े होकर, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे आप बोलते थे कि सर मैंने एक प्रोजेक्टाइल को किसी यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पर फेंक दिया, तो आप उस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है उसको देख रहे हो नीचे जमीन पर खड़े होकर, है ना। तो इस तरीके की बात है, इसलिए आपको रिलेटिव मोशन का ज़रूरत नहीं पड़ता था। लेकिन जब कभी भी आप किसी बॉडी को, किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करोगे, कोई दूसरा बॉडी जो मोशन पर होगा उस पर बैठ के या उसके रेफरेंस में देखोगे, तब आपको रिलेटिव मोशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जैसे देखो, हम आपको थोड़ा फील दिला देते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक बाइक है, आपके पास ये एक बाइक है, ठीक है। ये बाइक इधर मान लो 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, और यहाँ आप ज़मीन पर खड़े हो गए और ज़मीन पर खड़े होके इसको देख रहे हो।
है ना। तो आप बोलोगे कि हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं, है ना। और ग्राउंड आपका स्टेशनरी होता है, जमीन कभी नहीं चलता, है ना। आपका जमीन चल रहा है क्या? नहीं। आप जमीन पर खड़े होकर देख रहे हैं, मतलब आप एक ऐसे चीज से देख रहे हैं जिसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है ना। तो अब वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको लिखते भी ऐसे हैं, है ना। पहले वाले का बाद वाले के रेस्पेक्ट में, बोलो। पहले वाले का बाद वाले के रेस्पेक्ट में, तो बॉडी का वेलोसिटी देख रहे हैं लेकिन किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? ग्राउंड की। तो आप बोलोगे कि इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है ना। अगर रोड पे सामने से कोई एक बाइक जा रहा है 20 के स्पीड से और आप खड़े होकर उसको देख रहे हैं, तो वो आपको पक्का 20 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब देखना, अब आपके पास यही सेम बाइक इधर ही जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, लेकिन आप इधर आ रहे हैं एक बाइक पर बैठ कर जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड खुद है। ठीक है, ये आपका फ्रेंड है, मान लो दिस इज योर फ्रेंड, और ये आप खुद हैं, है ना, ये आप सेल्फ खुद है। ठीक है, तो इस बार आप इस बाइक को देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक और ऑब्जर्वर ले लेते हैं। ठीक है, ये अभी ऑब्जर्वर है, ये भी इस बाइक को देख रहा है, इसका नाम कुछ ए ले लेते हैं, है ना। ये भी इस ए वाले बाइक को देख रहा है, और तुम उधर से आ रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अपने बाइक पे, तुम भी इस ए को देख रहे हो, है ना। तो क्योंकि ये ग्राउंड पर खड़ा है, और ग्राउंड हमेशा किस में रहता है? रेस्ट पे रहता है, स्टेशनरी होता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसको 20 मीटर पर सेकेंड ही दिखेगा, है ना। तुम इससे पूछोगे कि तुमको ये बॉडी कितने वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा है, तो बोलेगा सर हम 20 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मेरा खुद का कोई मोशन नहीं है, हम रेस्ट पे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ तुमको ये गाड़ी कितने से आता हुआ दिख रहा है, तो क्योंकि तुम खुद मोशन में हो, है ना, क्योंकि तुम खुद मोशन में हो, तो तुमको अब ये बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ नहीं दिखाई देगा, है ना। इसको हम कोई बॉडी बी मान लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिलेटिव टू बी विल नॉट बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि बी जो है वो खुद मोशन में है। बी जो है वो खुद मोशन में है ना। यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का, है ना, यही कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव मोशन का। अभी तक जब भी आप किसी चीज का स्टडी कर रहे होते थे, तो आप एक बॉडी को मोशन में स्टडी कर रहे होते थे, है ना। एक बॉडी को फायर किया गया, एक बॉडी को ऊपर फेंका गया, एक बॉडी ऐसे चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से आप उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे वो ग्राउंड फ्रेम था, है ना, मतलब वो रेस्ट पर था। तो आपको हमेशा जो वेलोसिटी से बॉडी चलता था वही वेलोसिटी दिखता था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन रिलेटिव मोशन जहां पर भी आ जाएगा ना, रिलेटिव मोशन में हमेशा एक से ज़्यादा बॉडी मोशंस में होंगे, है ना, एक से ज़्यादा बॉडीज के पास वेलोसिटी होगा, और आप एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखने की कोशिश करेंगे, है ना, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है ना, इस तरीके का है ना। तो रिलेटिव मोशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ वन बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी, और वो भी कब? जब आपका अदर बॉडी भी किस में हो? मोशन में। क्योंकि अगर अदर बॉडी भी रुका हुआ है, तो फिर जो वेलोसिटी है वही दिख जाएगा, है ना। एक्चुअली पता है, एक्चुअली हमेशा वेलोसिटी रिलेटिव ही होता है ना। अगर आप बोलते हो कि अ बॉडी इज मूविंग विद अ 10 मीटर पर सेकेंड, और बस इतना ही बोलते हो, इसका मतलब तुम उस ग्राउंड पर खड़े होकर उस बॉडी को देख रहे हो, है ना। वेलोसिटी इज ऑलवेज रिलेटिव। वेलोसिटी इज ऑलवेज रिलेटिव। अगर एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी मोशन में है ना, एक ही बॉडी मोशन में चल रहा है, या कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि हम इस बॉडी को कहाँ से देख रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा कौन, बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ग्राउंड मान लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या मान लेते हैं? ग्राउंड मान लेते हैं, है ना।
जैसे अगर क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है कि आप इस बॉडी का मोशन कहाँ से देख रहे हैं, तो अंडरस्टूड होता है कि ग्राउंड से देख रहे हैं। या अगर लिख रहा है कि बॉडी इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड आराम से ग्राउंड पर खड़े होकर दिख रहा है ना। और ग्राउंड का जो फ्रेम होता है ये हमेशा रेस्ट वाला होता है। ठीक है आंटी जी, पहले ऊपर कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए। बोलो क्लियर है? चलो, तो अब थोड़ा समझ लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपल सा मतलब है कि आप मोशन को किस जगह से खड़े होकर देख रहे हैं। सिंपल। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आप किस जगह पर खड़े होकर चीज़ों को देख रहे हैं, है ना। तो इससे दो बातें निकल सकती हैं। या तो आप किसी ऐसे फ्रेम से देख रहे हैं जो रेस्ट पर हो, या किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। यही दो चीज़ें हो सकती हैं। और या नहीं तो आप किसी ऐसे फ्रेम से देख रहे होंगे जो खुद एक्सेलरेटेड होगा। यही दो पॉसिबिलिटी है। या तो कोई बॉडी रेस्ट पे हो सकता है या मोशन में हो सकता है। अगर मोशन में होगा तो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है या एक्सेलरेटेड हो सकता है। इतनी ही पॉसिबिलिटी है रेस्ट और मोशन की। तो जब कभी भी कोई बॉडी रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो हम लोग इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। और जब कभी भी आपका बॉडी या सिस्टम एक्सेलरेटेड हो, तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। है ना। इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज हम लोग आगे आने वाले चैप्टर न्यूटन्स लॉ, एनएलएम, फ्रिक्शन, है ना, ये सब में भी बहुत बार करेंगे। ठीक है ना, ये सब में भी हम लोग बहुत बार करेंगे, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चीज़ है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि आप कहाँ से बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। किस फ्रेम से बॉडी को देख रहे हैं, किस फ्रेम से बॉडी के मोशन को देख रहे हैं। ग्राउंड पर खड़े होकर देख रहे हैं, या एक बॉडी पर बैठ के किसी दूसरे बॉडी के मोशन को देख रहे हैं, है ना। कहाँ से हम बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर वो रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर एक्सेलरेटेड है तो फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो ये बहुत ध्यान से रखना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक फंडा है। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। आओ, इस चीज को अगर आगे ले चले, है ना, सबसे बेसिक फंडामेंटल ले लेते हैं। ये एक ओरिजिन है और ये भी एक ओरिजिन है। ठीक है, ये है मूविंग फ्रेम का ओरिजिन, है ना। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो चल रहा है ना। और ये हम इसको मान लेते हैं कि ये मेरा ग्राउंड है। तो ग्राउंड है तो रेस्ट पे रहेगा। अच्छा, एक बात हम आपको और बता देते हैं। कभी भी किसी भी बॉडी का अगर आपसे एब्सोल्यूट वेलोसिटी पूछा जाए कि एक्चुअल एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब, या एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है उस बॉडी की, तो वो हमेशा बाबू विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। जैसे मान लो ये जो गाड़ी है ये 20 मीटर पर सेकेंड से मस्त जा रहा था, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड आपको कब दिखेगा? जब आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसको देखोगे या किसी स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखोगे, है ना। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, तो वही आपको उस बॉडी का एक्चुअल वेलोसिटी दिखाता है। तुम इस बी वाले बॉडी पर बैठ के जब इस बॉडी को देखोगे, तो तुमको ये 20 से ज़्यादा हुआ तो नहीं दिखेगा। हो सकता है 20 से ज़्यादा से दिखे, 20 से कम से दिखे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने से दिखेगा, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तुम इस बॉडी पर बैठ गए और इस बॉडी पर चलते हुए बॉडी पर बैठकर तुम इस चलते हुए बॉडी को देख रहे हो, तुमको कभी भी इस एक ही एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं दिखेगी। तुमको इसकी वेलोसिटी दिखेगी तुम्हारे रेफरेंस में, है ना। तुम्हारे रेस्पेक्ट में तुम इसके वेलोसिटी को ऑब्जर्व करोगे। लेकिन जो वेलोसिटी तुम ऑब्जर्व करोगे उसको ए का एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं बोला जाएगा। एब्सोल्यूट वेलोसिटी किसी भी चीज़ का बोला जाता है हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। तो याद रखना ये, ठीक है। किसी भी चीज़ का एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमेशा, या एक्चुअल वेलोसिटी हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला जाता है।
ठीक है, इसीलिए ग्राउंड का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक मूविंग फ्रेम ले लिया है ना, एक मूविंग फ्रेम ले लिया है और एक ग्राउंड ले लिया है। हम यहाँ पर एक पार्टिकल कुछ पी ले लेते हैं। ये मेरा कोई पार्टिकल पी है, तो ये जो वेक्टर यहाँ से आएगा ऐसा, रुक जाओ डायग्राम साफ बनाने के लिए इस पी को यहाँ ले लेते हैं, ऐसा कुछ। ये मेरा पी है, ये कोई पॉइंट पी है। तो इस पॉइंट पी का अगर हम यहाँ से एक वेक्टर ज्वाइन कर दें तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ओरिजिन से पॉइंट तक जो वेक्टर होता है उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, नहीं बोलते? तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू मूविंग फ्रेम, है ना। हम इसको बोल सकते हैं आर पी एम। एक वेक्टर ये हो गया, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, ये मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली हम यहाँ पे एक, यहाँ से भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो वेक्टर हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे को अलग कलर से कर देते हैं, डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक वेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, दिस विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड का ओरिजिन है ना। हम इसको ये बोल सकते हैं, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो सिमिलरली हम आर पी जी भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। और यहाँ पे हम एक वेक्टर ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से ऐसा। ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, है ना। ये मूविंग फ्रेम का ओरिजिन है, ये ग्राउंड का ओरिजिन है, तो ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये मूविंग फ्रेम का ओरिजिन है तो ये चल घूम, तो यानी ये आपका जो पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग फ्रेम जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आर एम जी भी है, ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 वेक्टर्स दिखा दिए। अगर आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आता हो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आपको आता हो, तो आपको लगेगा कि आप इस वेक्टर और इस वेक्टर को ज्वाइन कर दोगे, ग्रीन वाले वेक्टर और येलो वाले वेक्टर को ज्वाइन कर दोगे तो आपको ब्लू वाला वेक्टर मिल जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आर एम जी वेक्टर प्लस आर पी एम वेक्टर विल बी इक्वल टू आर पी जी वेक्टर, है ना। मतलब इस पॉइंट पी का जो पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा वो विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम प्लस मूविंग फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ से ऐसा। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बाबू ये। ठीक है, पूरे मतलब ये एक तरीके का फंडामेंटल फॉर्मूला है, एक तरीके से समझ लो, है ना। एक तरीके का ये फॉर्मूला है जो आज के बाद रिलेटिव के हर चैप्टर हर क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको कभी भी कोई चीज़ ग्राउंड के फ्रेम में चाहिए तो आप उस पार्टिकल को मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कीजिए प्लस उस मूविंग फ्रेम को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कीजिए। इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो आपको इस पार्टिकल पी का मतलब पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू आपका ओरिजिन बताएगा या विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला ओरिजिन बताएगा। ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो क्या लिखे हो तुम, position vector of particle with respect to ground is equal to position vector of particle with respect to moving frame plus position vector of moving frame with respect to ground, है ना। याद रखना पी एम एम जी, अगर यहाँ ए बी रहेगा तो यहाँ बी जी रहेगा, यहाँ ए सी रहेगा तो यहाँ सी जी रहेगा, है ना। यहाँ पे यहाँ वाला और यहाँ वाला
सेम रहता है हमेशा। ठीक है, तो यहीं से अगर हमको आर पी एम वेक्टर चाहिए होता है ना, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू मूविंग फ्रेम, तो हम इसमें से इसको माइनस कर सकते थे। तो हम इसको लिख सकते थे पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट, है ना, ये कर सकते थे हम, है ना। आरपीएम को लिख सकते थे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो ये दोनों अप्रोचेज आप लिख सकते हैं, ऐड करके भी लिख सकते हैं ऐसे, और सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम इसी चीज को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो हमको वेलोसिटी मिल सकता है ना, क्योंकि इनिशियल पॉइंट मान लो हम ओरिजिन ही मान ले, ठीक है, तो वेलोसिटी मिल सकता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू मूविंग फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम लिख सकते हैं आप वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ से आप वेलोसिटी के टर्म्स में भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं, है ना, वेलोसिटी के टर्म्स में भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं। इस बार एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर तुम डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हो, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी एक्स सॉरी हाँ, acceleration with p respect to ground will be acceleration of p with respect to moving frame plus acceleration of moving frame with respect to ground, एडिशन वाला भी लिख सकते हो, या यहाँ से acceleration of p with respect to m will be equal to acceleration of p with respect to ground minus of acceleration of m with respect to ground। तो इसी चीज़ को आप acceleration के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके का रिलेटिव पोजीशन या आप डिस्प्लेसमेंट बोल लो, ये चीज़ आपका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, शायद जिसका सबसे ज़्यादा काम है इस पूरे चैप्टर में। सबसे ज़्यादा हम लोग रिलेटिव वेलोसिटीज़ वगैरह के बारे में ही डील करेंगे, है ना। और ये आपका जो है वो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया, है ना। ये फंडामेंटल है बाबू, एकदम ध्यान से देख लो पहले, अभी तक तुम क्या क्या पढ़े। रिलेटिव मोशन की ज़रूरत वहीं पर पड़ेगी बाबू जहाँ पे एक साथ एक से ज़्यादा बॉडी मोशन में हो, है ना, और आप एक बॉडी का मोशन को किसी दूसरे बॉडी जो मोशन में है उसके रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, तब आपको रिलेटिव मोशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये लेकिन वो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी या एक्चुअल वेलोसिटी किसी भी बॉडी का हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है ना। मतलब अगर आपको किसी का भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए या नेट वेलोसिटी चाहिए या टोटल वेलोसिटी चाहिए या रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए, है ना, तो वो वेलोसिटी आपको हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखनी है। अगर वो जो वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है वही उस बॉडी की एक्चुअल या एब्सोल्यूट वेलोसिटी कही जाएगी। बाकी अगर आप किसी दूसरे बॉडी चलते हुए बॉडी पर बैठकर किसी दूसरे चलते हुए बॉडी को देख रहे हो तो वो आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं देगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी देगा। इसके रेस्पेक्ट में वो जैसा दिखेगा वो देखेगा, है ना। हम तुमको एक फील देते हैं, जैसे सब कोई ट्रेन में तो ट्रैवल किया ही है ना। तुम कभी देखना कि तुम एक ट्रेन में जा रहे हो और तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आएगा, है ना। तुम ऐसे ट्रेन तुम्हारी ट्रेन ऐसे जा रही है और तो अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन आएगा, है ना। जनरली जब तुम अपने चलते हुए ट्रेन में बैठ के सामने वाले ट्रेन को देखते हो तो वो तुमको बहुत स्पीड चलता हुआ दिखता है ना, वो तुमको बहुत स्पीड चलता हुआ दिखता है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पीड तुमको चलता हुआ दिखेगा वो ट्रेन, है ना। सिमिलरली अगर तुम भी ऐसे जा रहे हो और एक दूसरा ट्रेन भी ऐसे ही आ रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन ऐसे सेम है ना, जब तुम अपने में बैठकर उसको देखोगे तो तुमको लगेगा कि काफ़ी स्लो चल रहा है वो ट्रेन,
है ना। तो वो जो तुमको अपने ट्रेन पर बैठकर सामने वाले ट्रेन का जो स्पीड दिख रहा है, वो उस ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। वो उस वेलोसिटी को, वो तुमको वो वेलोसिटी दिख रही है क्योंकि तुम अपने ट्रेन में बैठकर उसको देख रहे हो, तुमको वो रिलेटिव वेलोसिटी दिख रही है। तुमको उसका ट्रेन का, दूसरे वाले ट्रेन का एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं दिख रहा। वहीं पर कोई एक आदमी पीछे मान लो उधर जमीन पर खड़ा होगा या स्टेशन पर खड़ा है, वो जब उस ट्रेन को देखेगा तो वो तो ग्राउंड फ्रेम में देखेगा, तो वो उस समय उसको ट्रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी दिखेगी, है ना। ये समझना ज़रूरी है बच्चों को। ये जो टॉपिक है ना, ये जनरली बहुत डिफिकल्ट लगता है कि रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन सर नहीं बनते, नहीं सोच पा रहे। उसके प्रॉब्लम ये है कि उनका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होता, और क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगी चीज़ें, ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। हम लोग बहुत तरीके के रिलेटिव मोशंस पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में, रेन प्रॉब्लम, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, विंड प्रॉब्लम, चेजिंग वाला प्रॉब्लम, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको करेंगे हम लोग। क्लियर है क्या? है ना। ट्रेन वाले एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, जब तुम अपने ट्रेन में बैठकर किसी सामने वाले ट्रेन को देख रहे हो, है ना, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तुमको लगता है बहुत तेज भाग रहा है ट्रेन, बहुत स्पीड है सामने वाले का, है ना। लेकिन जब वही ट्रेन तुम्हारे साथ साथ चलता है, तुम्हारी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, सामने वाला ट्रेन भी सेम तुम्हारी ट्रेन के डायरेक्शन में चल रहा है, तब तुमको वही ट्रेन उतने स्पीड से चलता हुआ दिखाई नहीं देता है। हेलो। क्लास में नीचे, ऑनलाइन क्लास में। हाँ हेलो, ऑनलाइन क्लास में है। है ना। तब तुमको वही चीज उतने ज्यादा वेलोसिटी से चलते हुए नहीं देखता। तो उस समय अपने ट्रेन में बैठ के जब तुम सामने वाले ट्रेन को देख रहे हो, तो तुमको उस ट्रेन का एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं, तुमको उस ट्रेन का रिलेटिव वेलोसिटी नजर आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू योर ट्रेन। लेकिन वही एक आदमी बाहर नीचे जमीन पर या प्लेटफॉर्म पर ऐसे खड़ा है, और तब वो उस ट्रेन को जाता हुआ दिख रहा है, तो वो तो स्टेशनरी है, वो तो ग्राउंड पर खड़ा है। उस समय जो वो उस ट्रेन की वेलोसिटी को देखेगा, वो उस ट्रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कही जाएगी। ठीक है। तो ये सब बेसिक फंडामेंटल है ना। और ये चीज़ आपको बताता है कि किस तरीके से आपको रिलेटिव मोशंस लगाना है। ठीक है। किसी भी चीज़ का, किसी कोई भी चीज़ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे पोजीशन हो, है ना। जैसे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो ये पॉइंट पी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, वो दो वेलोसिटी के वेक्टर सम के बराबर होगा। एक पॉइंट पी का मूविंग फ्रेम के वेलोसिटी में प्लस मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे समझ रहे हो। जैसे देखो, आपको मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया, है ना। आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रेन टू विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। ठीक है। अरे बोलो। तो आप वेलोसिटी ऑफ ट्रेन टू विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन वन देख रहे हो, और फिर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हो। जब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दोगे, है ना, जब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दोगे, तब आपको मिल जाएगा ट्रेन टू की एब्सोल्यूट वेलोसिटी या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन टू विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब जो सामने वाला ट्रेन था। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन टू विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन वन मतलब जब तुम अपने ट्रेन में बैठ कर सामने वाले ट्रेन को देख रहे थे, जो वेलोसिटी तुमको दिखेगा, वो वेलोसिटी ये वाला है। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, इसका मतलब जो तुम जहां तुम बैठे थे, तुम्हारा जो ट्रेन है, उस ट्रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी ग्राउंड के रेफरेंस में कितनी है। जब तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो तुमको दूसरे वाले ट्रेन की भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिल जाएगी। ये लिखना बाबू इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। या तुम यहाँ से ये भी लिख सकते थे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन टू विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन वन विल बी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ये वाला चीज़ जो है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है ना। वी ए बी कभी भी लिखना हो, वी ए बी वेक्टर मतलब वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दोनों तरीके से लिख सकते हो, हमेशा याद रखना। वी ए बी विल बी वी ए माइनस वी बी, है ना। और यहाँ पे ए बी है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, यहाँ ए रिलेटिव टू ग्राउंड होगा, बी रिलेटिव टू ग्राउंड होगा। दोनों के एब्सोल्यूट वेलोसिटी को माइनस करोगे, तब जाके तुमको रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी मिलने के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों एब्सोल्यूट वेलोसिटीज का वेक्टर डिफरेंस किया जाता है, मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाता है।
ये दोनों तरीके आपको लिखने आने चाहिए, दोनों तरीके से चीज़ों को लिखने आना चाहिए। एक बार इनको अच्छे से देख लो, फिर कुछ और समझते हैं तो और मज़ा आएगा। आओ। अगर तुम ध्यान से देखो, जैसे मान लो हम अगर ये लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज विल बी वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड, है ना। रिलेटिव मोशन आपको, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा दो एब्सोल्यूट वेलोसिटी के डिफरेंस से मिलेगा, ठीक है। या आप इसको पलट के ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड। ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी फॉर्म है लिख सकते हो आराम से, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पूरे इक्वेशन में तीन वेलोसिटीज हैं, है ना, तीन वेलोसिटीज है। हम वेलोसिटी के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि वेलोसिटी ही है, बाकी जो चीज़ वेलोसिटी के लिए सही है वो सबके लिए सही है। यहाँ पर तीन वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, है ना। तो तुम हमको बता सकते हो यहाँ टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने होंगे। बहुत बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। अगर मेरे पास इस ये इक्वेशन ले लो या ये इक्वेशन ले लो, दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लो, तो उस इक्वेशन में तीन वेलोसिटी इन्वॉल्व है ना। एक रिलेटिव वेलोसिटी, दो एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्योंकि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, है ना। बहुत बच्चे बोलते हैं सर तीन, तीन वेलोसिटी है तो तीन वेरिएबल है। नहीं बाबू, यहाँ टोटल छः वेरिएबल है, क्योंकि कोई भी एक वेक्टर अगर आप लिखते हैं, कोई भी एक आप एक वेक्टर लिखते हैं तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और ये सब वेक्टर्स हैं। ना आपको वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड पता हो ना डायरेक्शन पता है, इसका भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसका भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो तो 6 है, 6 नंबर ऑफ अननोन्स हैं, है ना। तो आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, है ना, इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको चार इंफॉर्मेशन गिवन होना चाहिए, है ना। आपके पास चार इंफॉर्मेशन गिवन होना चाहिए। कैसे कैसे हो सकता है कि आपके पास दो का मैग्नीट्यूड और दो का डायरेक्शन हो, किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी भी दो वेक्टर का डायरेक्शन पता हो, या ऐसा हो सकता है कि तीन का मैग्नीट्यूड और एक का डायरेक्शन पता हो, या एक का मैग्नीट्यूड और तीन का डायरेक्शन पता हो। तो किसी भी तरीके से अगर आपको चार इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप यहाँ से वेलोसिटी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। वेलोसिटी ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दिया होगा जिससे आपको चार चीज़ों के बारे में पता चल जाए, है ना। और चार चीज़ों के बारे में पता चल जाए तो बाकी की रिमेनिंग दो चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और यही हम लोग पूरे रिलेटिव मोशन में करते रहेंगे। आपके सामने कोई भी एक प्रॉब्लम आएगा रिलेटिव मोशन का, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आएगा रिलेटिव मोशन का, आप वहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ोगे, अपने इन इक्वेशंस के हिसाब से देखोगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी का ट्रायंगल या एक्सेलरेशन का ट्रायंगल या डिस्प्लेसमेंट का ट्रायंगल, ये सब कंस्ट्रक्ट करोगे, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप आराम से कर सकते हो, है ना। रिलेटिव मोशन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना बाबू, वो ट्रायंगल वेलोसिटी ट्रायंगल से बहुत ईजी होते हैं, और हम लोग यही प्रेफर करेंगे। हम तुमको और भी मेथड्स बता देंगे जैसे तुम उनको अप्रोच कर सकते हो, तुम्हारा तुम्हारा मन तुम जिससे करना चाहो, है ना। लेकिन तुम देखोगे कि अगर तुम वेलोसिटी ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से बढ़ोगे कि हम वेलोसिटी का ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जहां हमको ये तीन वेक्टर्स दिख रहे होंगे, तो तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत इजीली, बहुत जल्दी एक एक दो दो लाइन में बन जाएंगे, है ना। नहीं तो और कोई दूसरा तरीका लगाओगे तो तुमको बिना मतलब का लेंदी कैलकुलेशन जाएगा, तो है ना। तो ये चीज़ तो सीख ही लेना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर आपका मन, आपको जो मेथड लगाना होगा आप लगा सकते हैं, हम एक दो मेथड आपको बता देंगे, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, किसी भी न्यूमेरिकल में ये वाला चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए।
बोलो क्लियर है क्या? है ना, जब कभी भी आप इस तरीके का एक इक्वेशन लिखते हो वेक्टर फॉर्म में, हो सकता है एक्सेलरेशन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो, है ना, तो वहां पे भी तो तीन चीजें इन्वॉल्व रहेंगी, तो टोटल नंबर ऑफ अननोन 6 रहेंगे। 6 में से आपको कोई भी 4 चीजें मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, कोई भी 4 चीजें मिल जाए, 4 चीजों का इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो बाकी रिमेनिंग 2 चीजें आप आराम से ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे दो मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन मिल गया, तो एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन बचा है, तो वो आप आराम से ट्राइंगल से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं तो तुमको आइडिया लगेगा कि चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं, और तुमको ये भी समझ में आएगा कि तुमको क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा केस ले लेते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास यहाँ पे ये एक वॉल है, दिस इज वॉल। ठीक है, ये वॉल है, दीवार है। ठीक है, और आप यहाँ पे किसी किसी वेलोसिटी मान लीजिए v से जा रहे हैं। ठीक है, ये वॉल है ना, ये वॉल मान लो अभी रेस्ट पे है ना, ये वॉल रेस्ट पर है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है। जब आप बोलते हैं कि कोई भी चीज़ रेस्ट पे है, इसका मतलब वो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो रेस्ट पे है ना, और ये वेलोसिटी v से जा रहा है ना, ये वेलोसिटी v से जा रहा है ना। कभी भी किसी क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है या ये वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ है कि ये v वेलोसिटी किसी दूसरे चलते हुए फ्रेम के रेस्पेक्ट में, बस लिखा है बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v। इसका मतलब ये भी वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, जो आपका ये v दिया हुआ है ना, मतलब दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी मिल गई। अब मान लो हम तुमसे पूछते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू वॉल, ये चीज़ हम पूछे कि हमको बताओ कि बॉल की सॉरी बॉय की वेलोसिटी वॉल के रेस्पेक्ट में कितनी होगी। तो आपको पहले ये चीज़ लिखने आना चाहिए, ये रिलेटिव है एक का किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो आप वी डब्ल्यू को कैसे लिखोगे? आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया? 0। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू वॉल विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि v है ना। अरे बोलो क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा ये फंडामेंटली समझो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप किसी चीज का रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, इसका मतलब आप ये निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल, या बॉल क्यों लिख रहे हैं, बॉय, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू वॉल, विथ रेस्पेक्ट टू वॉल। ठीक है, जो भी चीज विथ रेस्पेक्ट टू लिखा होता है, विथ रेस्पेक्ट टू के रेस्पेक्ट में जो भी चीज लिखा होता है, इस रिलेटिव वेलोसिटी में तुम उसको रेस्ट पर मान लो। उस पे तुम क्या कर सकते हो, उसको रेस्ट पर मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये रेस्ट पे था भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ये रेस्ट पे रहे। तो जब कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी, आप इसको समझने का मतलब समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू वॉल का मतलब है कि वॉल रुका हुआ है, और रुके हुए वॉल को ये बॉय अपने तरफ कितने स्पीड से आते हुए दिखेगा, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, यहाँ पे वॉल जो है वो आपका रुका हुआ ही था, है ना, ये जो वॉल है यहाँ पर ये तो रुका ही हुआ था, और अगर बॉय इसके तरफ जा रहा है तो कितने वेलोसिटी से ये वॉल के तरफ जा रहा है, v के तरफ, v वेलोसिटी से, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू वॉल का मतलब है कि आपका जो वॉल है वो रेस्ट पर है, और इस रेस्ट पर मतलब तुम इस पर जाकर बैठ गए हो, है ना, ऐसा समझो।
कि तुम इस वॉल पर जाकर क्या करके, जब भी विथ रिस्पेक्ट टू चीज रहता है तुम उस पर जाकर बैठ जाते हो, और जिस चीज पे तुम बैठ जाओगे वो चीज आपके लिए रेस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब तुम इस वॉल पर बैठ गए और ये वॉल रेस्ट पर है। अब तुमको ये बॉय अपने तरफ कितने स्पीड से आता हुआ दिख रहा है, वो इस वेलोसिटी का मतलब है ना, वो इस वेलोसिटी का मतलब है। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, है ना। और भी क्वेश्चंस करते हैं, तुमको और क्लियर होगा, ठीक है। आओ देखो आगे। ये आपके पास एक वॉल है, यहाँ पे तुम बैठ गए मस्त, यहाँ पे तुम भाग रहे हो किसी v वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से भाग रहे हो, और तुम वॉल जो है वो इधर किसी 2v वेलोसिटी से जा रहा है। दीवार भी चल रहा है उधर 2v वेलोसिटी से, और बॉय भी चल रहा है इधर v वेलोसिटी से, है ना। जब इस तरीके से लिखा वॉल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 2v, बॉय इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, तो वो उसके एब्सोल्यूट होते हैं। इसका मतलब ये जो चीज़ है, ये वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये जो चीज़ है ये वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और तुमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू वॉल। ये चीज़ निकालना है आपको, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू वॉल निकालना है। तो कैसे निकालोगे? वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू वॉल विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी सिखाया था वी ए बी विल बी वी ए माइनस वी बी, दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेक्टर्स है तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, तो हम इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो यानी इस चीज को भी आप प्लस वी लिखोगे, माइनस, और इसका भी डायरेक्शन इसी चीज को है तो इसको भी आप प्लस 2v लिखोगे। तो v माइनस 2v विल बी माइनस वी, है ना, ये हो गया माइनस वी, है ना। मान लो हम इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान ले तो माइनस वी आई कैप हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू वॉल जो है वो माइनस वी कैप है। अब इसका मतलब क्या है, ये निकला क्या, है ना, ये आपने निकाला क्या है, ये आपने निकाला है वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू वॉल। बाबू जब भी विथ रेस्पेक्ट टू वाली चीज जो है, विथ रेस्पेक्ट टू वॉल, इसका मतलब तुम वॉल पर जाकर बैठ जाओ। जैसे ही तुम वॉल पर बैठ जाओगे, है ना, तुम जैसे ही तुम वॉल पर बैठ जाओगे तो तुम्हारी ये वॉल रेस्ट पर आ जाएगा। इस ये जो चीज तुमने निकाला है इसका मतलब ये है कि तुम वॉल पर बैठ गए या वॉल को तुमने रोक दिया। अब तुम देखो कि ये जो बॉय है, ये इस वॉल को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, किस क्या वेलोसिटी इस बॉय की है जब ये वॉल रुक जाए, इसका यही मतलब होता है ना। जब भी वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू वॉल निकाला जा रहा है तो जो भी चीज विथ रेस्पेक्ट टू है उस पर जाकर बैठ जाओ, जैसी जिस भी चीज पर बैठोगे वो चीज तुम्हारे लिए रेस्ट पे आ जाएगा, है ना, वो चीज तुम्हारे लिए रेस्ट पे आ जाएगा। देखो इस चीज को समझो, तुम रोड पर खड़े हो और एक गाड़ी जा रहा है ना, एक व्हीकल जा रहा है, तो व्हीकल जब जा रहा है रोड पे तो तुमको लगेगा कि वो व्हीकल चल रहा है, लेकिन तुम उस चलते हुए गाड़ी में बैठ जाओ, जैसे ही तुम उस गाड़ी में बैठ जाओगे तो तुम्हारे लिए गाड़ी और गाड़ी की सारी चीजें रेस्ट पे आ जाएंगी। जैसे एक एग्जाम्पल मान लो, है ना, जैसे मान लो कि एक गाड़ी जा रहा था और गाड़ी में एक मान लो भगवान का एक फोटो लगा था, तुमको लगेगा कि वो फोटो जो है भगवान का वो किसी वेलोसिटी से जा रहा है अगर तुम गाड़ी के बाहर खड़े होकर उसको देखोगे तो। लेकिन जैसे ही तुम गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाओगे और तब तुम उस भगवान के फोटो को देखोगे तो वो लगेगा वो कहाँ चल रहा है, वो तो रेस्ट पे है ना। बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो। मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, वो बाइक पर बैठ के जा रहा था, जब तुम यहाँ रोड पर खड़े होकर अपने उस दोस्त को देखोगे तो लगेगा कि तुम्हारा दोस्त जा रहा है किसी वेलोसिटी से, है ना, लेकिन तुम भी जाकर उस बाइक पर बैठ जाओगे और तब अपने दोस्त को देखोगे तो वो लगेगा कि वो तो रेस्ट पे है ना। ये चीज होता है, इसी चीज को हम मैथमेटिकली लगा रहे हैं। जब कभी भी हम किसी चीज की रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, इसका मतलब जब भी जो भी चीज विथ रेस्पेक्ट टू रहता है उस पर जाकर बैठ जाओ, और जिस पर बैठ जाओगे वो रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि अब इस रुके हुए दीवार पर, या तो जब तुम इस दीवार पर बैठे हो तो तुम यहाँ पर बैठकर इस बॉय की वेलोसिटी को देख रहे हो कि ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, और वो कितना आया, माइनस वी कैप आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तुमको इस डायरेक्शन में v के वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा है, माइनस मतलब तुमने इस डायरेक्शन को प्लस मिला है तो ये v हो जाएगा। इसका मतलब ये जो चीज है,
ये वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू वॉल है ना। मतलब अगर तुम दीवार पर बैठ गए है ना, जो दीवार इधर 2v के स्पीड से जा रहा था, अगर तुम बैठ गए या तुम इसको रोक दिए, तब इस रोके हुए दीवार के लिए ये जो बॉय है वे v वेलोसिटी से इधर जाता हुआ दिखाई देगा। वो चीज इसका मतलब है। हमेशा याद रखना, विथ रेस्पेक्ट टू वॉल में जो चीजें रहेंगी वहां पे वॉल विथ रेस्पेक्ट टू जो भी चीज रहेगा उस पर जाके बैठ जाना, वो चीज आपके लिए रेस्ट पर आ जाएगा। और अब वहां पर बैठकर आप अपने दूसरे बॉडी को देख रहे हैं, तो वो आपको उसको आप वो वेलोसिटी आपको उसकी वेलोसिटी अब आपको कैसे दिखेगी, उस चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं। बोलो क्लियर है? हम्म। अरे बोलो ना। देखो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, फिर हम तुमको एक और चीज बताएंगे। ये मान लो अब आपके पास ये एक वॉल है, ये आपके पास यहाँ पे, ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा था, इस बार वॉल इधर आ रहा था 2v वेलोसिटी से, है ना। पहले दोनों का डायरेक्शन सेम था, इस बार दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये आपका वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। हम इंटरेस्टेड हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू वॉल निकालने में, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू वॉल निकालने में। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लो इस डायरेक्शन को तुम प्लस ले लो, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, प्लस v हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2v इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3v, है ना। ये क्या हो जाएगा, 3v हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये तुमने निकाला क्या है, ये तुमने निकाला है वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट, अरे यार ग्राउंड नहीं सॉरी, विथ रेस्पेक्ट टू वॉल। विथ रेस्पेक्ट टू में क्या है, वॉल, इसका मतलब तुम वॉल पर जाके बैठ जाओ। जैसे तुम वॉल पे जाके बैठ जाओगे आपके लिए वॉल रेस्ट पे आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये वॉल रुक जाएगा या तुम वॉल पर जाकर बैठ जाओगे, तो तुमको ये वाला जो बॉय है ये इसी डायरेक्शन में, प्लस आया है ना, इसी डायरेक्शन में 3v के वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा। मान लो ये 10 है और ये 20 है, तो तुम जैसे ही वॉल पर जाकर बैठ जाओगे वॉल रुक जाएगा, या वॉल रुके हुए वॉल पर या तुम वॉल पर बैठे हो, जब तब तुम इस बॉडी को देखोगे, इस बॉय को देखोगे, तो वो तुमको 30 मीटर पर सेकंड से दीवार के तरफ आते हुए दिखेगा, है ना। 30 मीटर पर सेकंड से दीवार के तरफ आता दिखेगा। इसका मतलब ये जो चीज तुम निकालते हो, इसका मतलब ये है जब भी विथ रेस्पेक्ट टू जो चीज रहती है उस पर जाकर बैठ जाओ, वो चीज आपके लिए रेस्ट पे आ जाएगा। और वहां से अब आप दूसरे वाले बॉडी के मोशन को देखिए, तो जो वेलोसिटी यहाँ से निकल कर आएगा आपको वो बॉडी उसी वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो बाबू, क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, अब हम तुमको एक छोटा सा ट्रिक सिखाते हैं। ट्रिक क्या, कॉन्सेप्ट ही है। तुम कर क्या रहे हो ये देखो, हम बताते हैं। ये सब तो ठीक है, ये तो मैथ्स आप कर लिए, मैथ्स करके कैलकुलेशन करके अपनी वैल्यू निकाल लिए। अब देखो तुमको कैसे एक लाइन में क्वेश्चन बनाना है। तुम क्या करो, जैसे तुमको वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू वॉल निकालना था, तुम वॉल पर जाकर बैठ गए, ठीक है, और वॉल आपके लिए किस पे आ गया, रेस्ट पे। अब तुम क्या करोगे कि तुम इस बॉय की वेलोसिटी पहले से इस डायरेक्शन में v थी, जिस चीज पर तुम जाकर बैठोगे उसकी वेलोसिटी तुम दूसरे वाले को दे दोगे डायरेक्शन को रिवर्स करके। बस ये एक लाइन तुम जीवन भर रिलेटिव में याद रखना, तुम्हारे सारे सवाल बहुत इजीली बन जाएंगे, है ना। तुमको इतना कैलकुलेशन भी करना नहीं पड़ेगा छोटी छोटी चीजों के लिए। क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू वॉल निकालना किसका है, बॉय का। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, वॉल के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उस पर जाकर बैठ जाओ, बैठ गए, वो चीज तुम्हारे लिए रेस्ट पे आ गया। अब तुमको क्या करना है, तुम जिस भी चीज पर जाकर बैठोगे, जिस भी चीज पर जाकर बैठोगे उसकी वेलोसिटी को उठाओ,
कि उसकी वेलोसिटी कितनी है 2v लेफ्ट डायरेक्शन में, और वो वेलोसिटी जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो उसको दे दो, लेकिन डायरेक्शन को पलट कर देना है। तो वॉल की वेलोसिटी कितनी है 2v, इस बॉय को कितनी दे दोगे 2v, लेकिन डायरेक्शन को पलट के, ये लेफ्ट डायरेक्शन में था तो हम इसको राइट डायरेक्शन में दे देंगे, 2v और v ऐड होके तो 3v ही आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है, ये बिना कोई कैलकुलेशन किए आप मन में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाला जो वॉल है इसके रेस्पेक्ट में ये वाला बॉय जो है वो 3v के वेलोसिटी से इसके तरफ जा रहा है। बोलो चमका या नहीं चमका? वही चीज यहाँ पे लगाओ। फिर तुमको वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू वॉल निकालना है। वॉल पर बैठ गए, वॉल की वेलोसिटी किसको दोगे? इस बॉय को दोगे जिसकी वेलोसिटी तुमको निकालनी है, लेकिन डायरेक्शन को पलट के। इसकी तो पहले से इधर में v थी और इधर 2v थी, तो पलट के इधर दे दो। तो ये v है और ये 2v है, तो ये v इधर से ही जाएगा, है ना। आपको ये सब छोटे मोटे चीज़ों के लिए ये सब कैलकुलेशन करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ लेकिन आना चाहिए, है ना। तो जब भी आप ट्रिक ये है कि आप जी विथ रेस्पेक्ट टू में जो भी चीज़ रहेगा उस पर जाकर बैठ जाइए। जैसे ही आप उस पर जाके बैठ जाएंगे वो चीज़ आपको रेस्ट हो जाएगा, और वहाँ से आपको जिसकी भी वेलोसिटी देखनी है ना, जिस भी बॉडी की वेलोसिटी देखनी है, मान लो आप किसी बॉडी की वेलोसिटी को देख रहे हो, तो आपको विथ रेस्पेक्ट टू वाला जो वेलोसिटी है, विथ रेस्पेक्ट टू की जो वेलोसिटी है उसको रिवर्स करके बॉडी को दे देनी है। बॉडी को दे देनी है, ठीक है। अभी हम तुमको थोड़ी देर पहले ट्रेन वाला एग्जांपल बता रहे थे, है ना। ये मान लो ट्रेन इधर जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, पैसेंजर ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। इसके सामने इसके अपोजिट ट्रैक पे यहाँ पे एक ट्रेन आ गया, है ना, एकदम सुपर फास्ट। इस डायरेक्शन में ये चल रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, है ना। आप इस ट्रेन में बैठे, ठीक है, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है, ठीक है। अब आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2 निकालना है ना। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1, है ना, इसको हम ट्रेन 1 मान लेते हैं, इसको हम ट्रेन 2 मान लेते हैं। तो आपको इस ट्रेन की वेलोसिटी निकालनी है इसके रेस्पेक्ट में, तो तुम इसमें जाके बैठ जाओगे, है ना। वेलोसिटी ऑफ, एकदम ध्यान से बाबू ये बेसिक चीज सीख लो, हम इसलिए इस पे इतना टाइम दे रहे हैं। विथ रेस्पेक्ट ट्रेन 1 विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन 2, तो विथ रेस्पेक्ट टू में क्या है ट्रेन 2, तो तुम ट्रेन 2 में जाके बैठ जाओगे। जैसे ही तुम ट्रेन 2 में बैठ गए तुम्हारे लिए ट्रेन 2 रेस्ट पे आ गया, है ना। तुम ट्रेन 2 में ट्रेन के अंदर बैठ जाओगे तो तुमको ट्रेन की सारी चीजें रेस्ट में ही नजर आएंगी। बोलो क्लियर है? अब तुम यहाँ पे बैठ के इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको इस ये वो जो वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है वो इसको दे देनी है, जिसको देख रहे हो उसको दे देनी है, और डायरेक्शन को पलट के दे देनी है। ये इधर में 100 है तो तुम इधर में 100 किलोमीटर पर आवर दे दो, तो इसकी टोटल स्पीड हो जाएगी 130 किलोमीटर पर आवर। 130 किलोमीटर पर आवर मतलब जैसे ही तुम इस ट्रेन को में बैठ के इस वाले ट्रेन को देखोगे तो वो ट्रेन तुमको 30 किलोमीटर पर आवर से नहीं बल्कि 130 किलोमीटर पर आवर से चलते हुए नजर आएगी। इसीलिए तुम कभी भी कोई ट्रेन में बैठ जाओ, कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती है, वो तुमको बहुत ज्यादा स्पीड से चलती हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो जो स्पीड तुमको दिख रही है वो आपके ट्रेन की वेलोसिटी और उसके ट्रेन की वेलोसिटी दोनों को ऐड करके आई है ना, ऐड करके आई है, ठीक है। ये चीज तो तुम ऑब्जर्व कियोगे, हर कोई ट्रेन में ट्रैवल किया है ना। जब आप ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं और सामने से कोई ट्रेन आए, पैसेंजर मालगाड़ी भी गुजरेगा ना, लोकल ट्रेन भी गुजरेगा, तो लगेगा अरे बाप रे इसकी ट्रेन की स्पीड तो कितनी ज्यादा है हम लोग से, हम ही लोग की स्लो है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आप एक मूविंग फ्रेम में हो, आप अपने रेस्पेक्ट में उस चलते हुए चीज को देख रहे हो, तो जब भी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। देखो यहाँ पर वेलोसिटी वेलोसिटी अगर
अपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप आराम से कर सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो बेसिकली जो वेलोसिटी आपको दिखती है वो उस ट्रेन की वेलोसिटी नहीं होती, वो उस ट्रेन की वेलोसिटी प्लस आपके ट्रेन की वेलोसिटी दोनों को ऐड करके फिर आती है ना। सिमिलरली अगर हम सिचुएशन को बदल दें, ये ट्रेन T1, ये ट्रेन T2, ये इधर जा रहा है मान लो 80 किलोमीटर पर आवर से, और यहीं पर बगल में आपके एक दूसरा ट्रेन आ गया 50 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, तो मान लीजिए आप वेलोसिटी ऑफ ट्रेन टू रिलेटिव टू ट्रेन वन निकालना चाहते हैं, है ना। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन टू, इस ट्रेन की वेलोसिटी है ना, इसका मतलब क्या है, पहले तो ये हमेशा शुरू में लिखो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन टू विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन वन, है ना, ये चीज़ निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन टू विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन वन का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, ट्रेन वन, तो ट्रेन वन में जाके बैठ जाओ। जैसी ट्रेन वन पे जिस पे तुम बैठे वो चीज़ तुम्हारे लिए रेस्ट में, है ना, वो चीज़ तुम्हारे लिए रेस्ट में। अब यहाँ से बैठकर तुमको किसको देखना है, T2 को देखना है, तो तुम T2 को वेलोसिटी दोगे किसने, T1 की वेलोसिटी T2 को दे दोगे लेकिन डायरेक्शन को पलट के, है ना। तो ये इधर दे दो, ये 80 किलोमीटर पर आवर पीछे के डायरेक्शन में, तो इसका 80 इधर, तो यानी कि ये ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर। यानी जब आप इस ट्रेन में बैठकर इस ट्रेन को देखेंगे तो ये ट्रेन आपको पीछे जाते हुए दिखाई देगा 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, है ना, ये आपको पीछे जाते हुए दिखाई देगा विथ 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, बस यही चीज़ है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान देखो तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। देखो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो गया 80 में से 30, है ना बाबू। हमेशा याद रखना ये जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखनी है उस पे जाके बैठ जाओ, उसको रेस्ट में कर दो, और उस बॉडी की वेलोसिटी उस बॉडी को दे दो जिसको तुम देख रहे हो, लेकिन डायरेक्शन को रिवर्स करके, बस खत्म। यही काम है रिलेटिव का, बेसिक फंडामेंटल इतनी ही चीजें हैं। यहाँ पे भी देखो हम यही काम कर रहे थे, देखो ये भी सेम था, देखो ये v वेलोसिटी ये 2v वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में था तो सब्ट्रैक्ट हो गया, देखो v में से 2v घटाओगे तो माइनस v आ जाएगा तो पीछे आया। यहाँ पे देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, ये v था और ये 2v अपोजिट डायरेक्शन में था, तो देखो ऐड हो गया, v प्लस 2v क्या हो गया 3। तो जब भी दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, है ना, और जब भी दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में चले बॉडीज तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अरे बोलो क्लियर है, ये फंडामेंटल चीज क्लियर हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना, जिसके रेस्पेक्ट में उस पे जाके बैठ जाना, उसको रेस्ट पे कर देना, और उसकी वेलोसिटी जिसको देख रहे हो उसको दे देना लेकिन डायरेक्शन को पलट के, बस यही काम ध्यान में रखना है। अच्छा कुछ चीजें काइनेमेटिक्स से कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो हम यहाँ v रिलेटिव विल बी इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इनटू टाइम कर सकते हैं। समय बाबू हमेशा, समय कभी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, समय अपना है, सारी चीज़ें उसके हिसाब से होंगी। टाइम रिलेटिव ये सब चीज़ नहीं करते, है ना, टाइम को टाइम ही रखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप s रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव का स्क्वायर
+2 इंटू ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव, है ना। मतलब जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आप पहले पढ़े थे वो इक्वेशंस ऑफ मोशन आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही होगा। ये तभी यूज होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, मतलब ये तभी यूज होगा जब ए रिलेटिव कांस्टेंट होगा, है ना। ए रिलेटिव अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप इन इक्वेशंस का यूज नहीं कर सकते। सिंपल सा फंडा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी यूज होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ये रिलेटिव मोशन है तो वेलोसिटी भी रिलेटिव है, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव है। तो अगर आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया तो आप आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या मतलब है इसका? अरे यार अभी देखो, ये एक बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, और एक ये बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में मान लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन। आपको पता है रिलेटिव क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अपोजिट है तो रिलेटिव 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। रिलेटिव क्या होगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है। रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन 6 आ रहा है मतलब वो कांस्टेंट है। तो इनकी इस यहाँ पे कुछ भी चीज़ निकालने के लिए आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग करेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी आपके इसमें, हम लोग हर टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे, बस बेसिक इंट्रोडक्शन है तो हम ये सारी चीज़ें बता देना चाह रहे हैं। बोलो क्लियर है? अच्छा एक और चीज़ बताओ, इस चीज़ का भी हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटे छोटे बनाएंगे। कभी भी अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, ठीक है थोड़ा समझना, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इतना तो हम बोल ही सकते हैं। एक्सेलरेशन के जीरो होने का मतलब वेलोसिटी का कांस्टेंट होना, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा, नहीं तो अगर एक्सेलरेशन आ जाएगा तो वेलोसिटी को तो चेंज करना ही पड़ेगा। इसी चीज को हम लोग ग्राफ के रिस्पेक्ट में कैसे समझते हैं, है ना। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो ग्राफ में मैंने आपको पढ़ाया है ये चीज। इसका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो ये ज़ीरो है, ये एक्सेलरेशन ज़ीरो है। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा आपका, इस तरीके का होगा। ए ज़ीरो होता है तो, क्योंकि आप इसी का ना स्लोप ये लेते हैं, एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, dv/dt, है ना, dv/dt होगा। तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो आपका vt ग्राफ इस तरीके का होगा, इसका स्लोप लोगे तो ये आएगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, है ना, इस तरीके का, ज़ीरो का भी हो सकता है, अरे ज़ीरो भी तो एक तरीके का कांस्टेंट ही है यार, है ना। मान लो इस तरीके का हम बना दिया यहाँ पे, ये आपका 80 है, कुछ वैल्यू है, मान लीजिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये कांस्टेंट है, ये भी एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं आपका स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिखता है, ये है ना, ये पॉजिटिव है तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा, तो ये आपका वीटी ग्राफ आ जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन जब भी ज़ीरो होगा या कांस्टेंट लिख लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू जब भी कांस्टेंट होगी तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ज़ीरो भी उसमें आ जाएगा, है ना, ज़ीरो भी उसमें आ जाएगा, ज़ीरो भी तो कांस्टेंट ही है। इसका मतलब ये है कि यही चीज़ हम रिलेटिव में भी लगा सकते हैं। अगर किसी चीज़ का रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है
या ज़ीरो आ रहा है, तो उसका v रिलेटिव वर्सेस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तुम देखना इस छोटे से कॉन्सेप्ट का हम लोग बहुत इस्तेमाल करेंगे। लगेगा कि क्या है सर, ये तो बहुत इजी है, ये तो हम लोग को पता ही है। बस पता है तो क्वेश्चन में लगाएंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन को 2-3 लाइन में बना देंगे, है ना। बड़े बड़े क्वेश्चंस को बाबू 2-3 लाइन में बना देंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा ग्राफिकल अप्रोच है। अरे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, सिंपल। क्योंकि कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही कांस्टेंट हो सकता है, तो अगर ये कांस्टेंट है या जीरो है तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगा। बोलो क्लियर है क्या? है ना। एक बार बाबू तुम ये सारी चीज़ों को देख लो थोड़ा अच्छे से, रिलेटिव को, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो प्रोजेक्टाइल खुल गया, ये तो बस एक क्वेश्चन कराया आपको थोड़ा सा। ये आज रिलेटिव का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको। ठीक है। यहाँ पे भी आप वो कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल निकालना है, वॉल पे जाके बैठ जाओ, वो रेस्ट पर आ गया। और वॉल की वेलोसिटी इसको दे दो, इस बार तो वॉल पहले से रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी इसको क्या ही मिलेगी, जीरो था तो कुछ मिला नहीं, तो ये वी से ही अप्रोच करेगा। ठीक है। है ना। आज आपको समझ में आया होगा कि जब आप ट्रेन में बैठते हैं और सामने से कोई ट्रेन आ जाता है तो वो आपको इतने स्पीड से क्यों चलते हुए दिखता है, क्योंकि एक्चुअली वो उस ट्रेन का स्पीड नहीं है। आपको जो स्पीड दिख रहा है वो उस ट्रेन का जो एक्चुअल स्पीड है वो, और आपके ट्रेन का जो एक्चुअल स्पीड है वो दोनों ऐड होकर मिल रहा है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना, तुमको थोड़ा फील दिलाते हैं। मान लो एक रेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। ये बॉडी इधर ट्रैवल कर रहा है से वी नॉट स्पीड से, ये वी नॉट कॉन्स्टेंट है। और ये बॉडी इधर ट्रैवल कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है। एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चालू किया, और ये वाला जो बॉडी है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना चालू किया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो वी नॉट ही हो गई, है ना। तो आपको बताना है कि कितने समय के बाद, अच्छा कौन किसको ओवरटेक करेगा, है ना। ये कांस्टेंट वेलोसिटी मान लो 10 से जा रहा है और इसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बाबू हमेशा याद रखना कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ही रेस जीतेगा। जिसके पास एक्सेलरेशन है
जिसकी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ते चली जाएगी वही रेस जीतेगा या वही उसको ओवरटेक कर लेगा, है ना। क्योंकि देखो ये 10 मीटर पर सेकंड से चला और इसकी वेलोसिटी मान लो 5, वेलोसिटी इनिशियल 0 है और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर है। लेकिन क्योंकि इसके पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 5 हो जाएगी। टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। अब जब 2 सेकंड के बाद तो ये और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगे, लेकिन उसके आगे आने वाले समय में ये तो 10 से ही चलता जाएगा, लेकिन टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो ये आगे जाके ओवरटेक कर लेगा, है ना। हमेशा एक्सेलरेशन वाला ही रेस जीतता है, जिसके पास एक्सेलरेशन हो वही ओवरटेक कर पाएगा, है ना, या वही रेस को जीत पाएगा, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी वाला नहीं जीतता, है ना, हमेशा एक्सेलरेशन वाला जीत जाएगा, क्योंकि वो हमेशा एक कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी हर कांस्टेंट रेट से बढ़ती रहेगी, ठीक है। चलो, तो हमको बताना है कि ये वाला कितने समय में, ये इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये कितने समय बाद ओवरटेक कर लेगा। जैसी रेस चालू होगा पहले ये आगे भागेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो 0 थी, इसकी 10 थी, तो ये आगे आगे जाते जाएगा। ओवरटेक करने का मतलब है कि ये वापस ये दोनों एक बार एक समय पर आएंगे, और इसके बाद ये जो बी है ये ओवरटेक कर लेगा। अरे सिंपल सा बात है, तुम एक रेस में दौड़ना चालू किए, है ना, तुम्हारा दोस्त तुमसे आगे था, तुमको ओवरटेक करना है, ओवरटेक करने के लिए तुमको सबसे पहले उसके बराबर पर पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो तुम आगे निकल जाओगे। तो कितना समय लगेगा, ये समय निकालना है ना। इसका पहले मेथड नंबर 1 देखो। मेथड नंबर 1 बहुत सिंपल है। हम हमेशा आपको बताएं कि ओवरटेक कर रहा है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग में एक समय एक जगह पर थे और कुछ समय के बाद ये वापस से एक जगह एक जगह पर पहुंचे। ये एक तरीके का मीट करने का बात है कि वापस कितने समय के बाद ये वापस एक साथ एक लोकेशन पर होंगे, तो इनका डिस्टेंस और इनका समय हमेशा सेम होगा। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम टी लगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी इसको टाइम टी ही लगेगा। वही कॉन्सेप्ट यार जो हमेशा बताते हैं, जब कभी भी कोई दो चीज एक समय पर एक जगह पर मौजूद रहेगा तो उसका समय और डिस्ट ये लोकेशन तो आपको इक्वेट ही करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम लगा, इसको भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम लगा, यही टाइम टी है जिसके बाद ये पॉइंट बी वाला जो है वो ए वाले को ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, बताओ ये यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कोई चीज़ वी नॉट स्पीड से ट्रैवल करे और टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा वी नॉट टी, और उतने में ये कितना कर लेगा, एस इक्वल टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो। यू जीरो है, 1/2 × a0 × t स्क्वायर, यही है। दिस विल बी 1/2 × a0 × t स्क्वायर, एक टी से ये टी कट जाएगा, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2v0/a0 आंसर, है ना। ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया। इसी क्वेश्चन को हम मेथड नंबर 2 से बना सकते हैं, है ना। मेथड नंबर 2 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। हम क्या करते हैं, हम इस बी पे जाके बैठ जाते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में हमेशा दो चलती हुई चीज़ों में से किसी एक पर बैठना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम बी पर बैठ गए, तो बी मेरे लिए किस में आ गया, रेस्ट पे, और बी का जो भी मोशन है वो हम ए को पलट के दे देंगे, है ना। बी ए कांस्टेंट वेलोसिटी, बी के पास कोई वेलोसिटी तो थी नहीं, लेकिन बी के पास एक्सेलरेशन है, तो इसके मोशन का जो भी पैरामीटर होगा वो ए को पलट कर दे दिया जाएगा। इसका मतलब अब ए के पास, इसके पास भी एक पीछे में एक्सेलरेशन आ गया ए नॉट, जो कि कांस्टेंट है। तो जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तक आप आराम से यूज कर सकते हैं अपना रिले इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसका मतलब ये रुक गया, अब इस वाले मोशन को तुमको बस देखना है, एक बॉडी वी नॉट के स्पीड से आगे जा रही है और ए नॉट के स्पीड से क्या हो जाएगी, पीछे उसके पास एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब वो रिटार्ड करेगा। ठीक है, तो आप आराम से एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टाइम टी प्लस 1/2 × a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर कर सकते हो। अरे बोलो ना, बताओ कैसे बनाओगे अब।
अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब जब कोई भी चीज वापस एक जगह एक समय पर आ जाएगा तो इस समय इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। ये भी यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर करके आया है, ये भी यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर करके आया है, तो इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है क्या? नहीं। देखो, रिलेटिव में आप हमेशा क्या निकालते हो? कोई आपसे मतलब डिफरेंस निकालते हो कि कोई वी ए मतलब वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। एक तरीके का आप क्या कर रहे हो? वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो जब दो चीजें एक जगह पर ही मौजूद होगी तो इनके बीच में कोई रिलेटिव डिस्टेंस होगा। रिलेटिव डिस्टेंस कब होता? जब कोई बॉडी किसी से आगे होता। अगर तुम मेरे से 100 मीटर आगे हो तो हम बोलेंगे हमारे बीच में रिलेटिव डिस्टेंस 100 मीटर का है। हम तुमसे 200 मीटर पीछे हैं तो हम बोलेंगे हमारे बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर का। जब चीजें एक जगह पर पहुंच गई तो इनकी दोनों तो एक ही जगह पर है, तो इनके बीच में कोई रिलेटिव डिस्टेंस नहीं है, तो ये जीरो हो गया। यू रिलेटिव निकालेंगे। इसकी वेलोसिटी है वी नॉट, इस वाले के पास तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब अब बस इसको देखो, इसकी वेलोसिटी वी नॉट है और तो कोई वेलोसिटी है नहीं, तो ये वी नॉट इंटू टी हो जाएगा प्लस 1/2 है। ए रिलेटिव, सिर्फ एक एक्सेलरेशन ए नॉट ही है जो पीछे के डायरेक्शन में है, और कोई तो एक्सेलरेशन है नहीं, और ये पीछे में है तो हम इसको माइनस ए नॉट लिख देते हैं, इंटू क्या कर देंगे? टी स्क्वायर। अरे बोलो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो फिर टाइम टी इज इक्वल टू 2v0/a0 आ जाएगा, है ना? तो ये मेथड नंबर 2 हो गया, है ना? आपको लगेगा कि सर ये वाला ही इजी था, ये वाला पढ़ कर आए थे, लेकिन यकीन मानो ये भी उतना ही आसान है। और रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस में हर बार ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अरे कुछ नहीं करना बाबू, किसी भी एक बॉडी पर बैठ जाओ, किसी भी एक बॉडी पर बैठ जाओ, तो तुम बी पर बैठ गए, बी पर बैठकर ए को देखोगे तो क्या सिखाया है? बी का जो भी मोशन पैरामीटर है वो ए को दे दो डायरेक्शन को पलट के, है ना? तो ये वी नॉट से जा रहा था, जाने दो। ये ए नॉट से इधर जा रहा था तो ये ए नॉट से इधर जाएगा। अब बस तुमको इस काइनेमेटिक्स को सॉल्व करना है, दैट्स इट। इस काइनेमेटिक्स को सॉल्व करना है कि एक बॉडी वी नॉट के वेलोसिटी से इधर जा रही है और ए नॉट का एक्सेलरेशन उस पर पीछे लग रहा है। ठीक है, अब जब भी कोलाइड करने की बात होगी या जो एक जगह पर पहुंचने की बात होगी तो तुम भी पहुंचोगे, तुम्हारा दोस्त भी पहुंचेगा। जब तुम दोनों आदमी एक जगह पर पहुंच जाओगे उस समय तुम्हारे बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, है ना? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कब आता है? जब मान लो तुम मेरे से 10 मीटर आगे हो तो हम बोलेंगे तुम मेरे से 10 मीटर आगे हो, हम तुमसे 10 मीटर पीछे हैं, तो हमारे बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का है। जब कोई चीजें आगे पीछे होती हैं तब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। जब आप ओवरटेक करने वाले होगे तो आपका दोनों का जो लेवल है वो तो सेम ही रहेगा। जब लेवल सेम रहेगा तो दोनों कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये हो गया। अब यू रिलेटिव लिखना है। यू रिलेटिव क्या होगा? इस बॉडी की वेलोसिटी माइनस इस बॉडी की वेलोसिटी, इस तरीके से। इसके पास तो कोई वेलोसिटी ही नहीं थी, बस वी नॉट वेलोसिटी दिख रहा है तो वी नॉट लिख दिया। अरे बोलो ना। प्लस 1/2 इंटू ए रिलेटिव, बस इसको देखो, एक ही एक्सेलरेशन ए नॉट है वो भी पीछे के डायरेक्शन में, तो इसको माइनस लिख दिया इंटू टी स्क्वायर। करेंगे, ये तो बस आज एक इंट्रोडक्शन किया, इन टाइप के प्रॉब्लम और आगे भी बहुत सारे करेंगे, है ना? अलग अलग केसेस करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम आपको और करा देंगे, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये भी यहाँ पे मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया है जो ये कोलिजन वगैरह में लगाते थे। जब कभी भी दो चीज़ें टकराती हैं तो जगह और समय सेम रहता है, तो टाइम और लोकेशन सेम था, दैट्स इट। वही कॉन्सेप्ट लगाया मैंने मेथड 1 के लिए, और मेथड 2 मैंने रिलेटिव से सॉल्व कर लिया। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो बाबू इतनी चीज़ों को अच्छे से एक बार देख लेना। अगले क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशंस के और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, रेन प्रॉब्लम करेंगे, और भी कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस करा देंगे। उसके बाद चालू करेंगे रेन प्रॉब्लम से। ठीक है, बहुत आसान है, जैसे बताएंगे जैसे सिखाएंगे बस उस चीज़ को फॉलो करना, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहो तब तक। थैंक यू।